वेलकम टू यंग इन्वेस्टमेंट एकेडमी। संडे पॉडकास्ट के इस नेक्स्ट एपिसोड में अब हम आए हैं एक नया टॉपिक लेके। पीवीआर और आइनॉक्स का रिसेंटली मर्जर हुआ है। सो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसीलिए हम इस पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने देखा है कि हाल ही में एक न्यूज आई थी, पीवीआर और आइनॉक्स ने दोनों ने मर्जर अनाउंस किया था। तो इस मर्जर के जो डिटेल्स भी है वो देखते हैं। पहले तो देखेंगे कि अगर दोनों कंपनीज ने अपने ऑपरेशन अगर कंबाइन किए तो कंपनी के टोटल स्क्रीन 1500 होते हैं। तो उनको बॉक्स ऑफिस का जो मार्केट शेयर है वो क्लोज टू 42% होता है। मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स का मार्केट शेयर उनका 50% होता है। और जो ओवरऑल स्क्रीन है, मतलब मल्टीप्लेक्स भी और जो सिंगल स्क्रीन है, वो देख के उनका मार्केट शेयर 18% होता है। आई थिंक ये बहुत ही बड़ा मर्जर है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री का साइज जो है उसको अगर हम देखें। मल्टीप्लेक्सेस की जो इंडस्ट्री है उसको अगर हम देखें, जिसमें 4 मेन प्लेयर्स थे, पीवीआर था, आइनॉक्स था, सिनेपोलिस था एंड कार्निवल सिनेमास थे। सो 2 प्लेयर्स मर्जिंग इज अ वेरी बिग न्यूज फॉर द इंडस्ट्री एंड इसलिए इस पे एक एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट है। यस, अजय बिजली जो पीवीआर के एमडी और चेयरमैन है, वो इस नए एंटिटी के एमडी होने वाले हैं। और दोनों एंटिटीज का कंबाइंड रेवेन्यू FY21 का 1000 करोड़ से नीचे था, इसलिए आई गेस उन्हें सीसीआई अप्रूवल की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। आइनॉक्स के जो शेयर होल्डर्स है उनको हर 10 आइनॉक्स शेयर्स के लिए 3 पीवीआर के शेयर्स मिलने वाले हैं। और ऊपर से पीवीआर प्रोमोटर्स हैं जो जिनका एंटिटी में 10.62% का स्टेक होल्डिंग होगा और आइनॉक्स प्रोमोटर्स का 16.66% स्टेक होगा। आई थिंक इवन आफ्टर कंसिडरिंग कि ये 2 बड़े प्लेयर्स मर्ज हो रहे हैं, फिर भी इस कंबाइंड एंटिटी का मार्केट कैप अराउंड 16,000 करोड़ होने वाला है। एंड कंसिडरिंग कि अगर हम प्री कोविड रेवेन्यू या फिर प्री कोविड प्रॉफिट की अगर हम बात करें, देन दिस वाज कंबाइंड बेसिस पे दोनों कंपनीज का मिला के अराउंड 320 करोड़ था। सो अभी भी हम कंबाइंड अगर इस एंटिटी को देखेंगे तो फिर भी इट इज अराउंड 50x ऑफ इट्स अर्निंग्स। सो इट इज स्टिल अ बिट ऑन एन एक्सपेंसिव साइड। फूड एंड बेवरेजेस सिनेमा थिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है। अभी हम जैसे मतलब हमें तो पता ही है कि सिनेमा थिएटर्स में फूड और बेवरेजेस के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, बट उसका जो कंट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 26 to 24% है आइनॉक्स और पीवीआर के लिए। अगर हमने FY18 के रेवेन्यूज कंसिडर किए तो, और उनके मार्जिन ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा है। आई थिंक यही सबसे बड़ा चीज है इसमें कि हम जब थिएटर में जाते हैं टू एक्सपीरियंस वॉचिंग अ मूवी, कई बार हमारा मूवी टिकट से ज्यादा खर्चा F&B पे ही हो जाता है। और पैंडेमिक के टाइम पे ये कंपनीज ने स्विगी और जोमेटो के साथ टाई अप करके फूड डिलीवरी का भी मतलब एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था एंड दे एक्चुअली डिलीवर्ड फूड, क्योंकि उनको कुछ भी करके मतलब कैसे भी करके कुछ ना कुछ रेवेन्यू तो कमाना ही था। आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट था जिसमें कंपनी जाने का ट्राई कर रही थी, क्योंकि पर्सनली मेरे हिसाब से जो फूड एंड बेवरेजेस पीवीआर या फिर आइनॉक्स सर्व करता है उनका एज सच कुछ वैल्यू नहीं है आउटसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द कंपनी। वो सारी चीजें कंज्यूम इसीलिए हो रही बिकॉज वो उस जगह पे सर्व किए जा रहे हैं जहां पर लोग मूवी देखने जा रहे हैं। सो ये काफी इंटरेस्टिंग कह सकते हैं कि ये एक वेंचर था उनका टू स्टार्ट, बट यू हैव टू फील फॉर द कंपनी बिकॉज उनका जो मेन बिजनेस था वो चल ही नहीं रहा था एंड दे कैन नॉट हेल्प इट बिकॉज ऑब्वियसली थिएटर्स एक ऐसी जगह थी विच वाज वेरी हाई रिस्क जब कोविड पैंडेमिक एक पीक पे था। सो ऑब्वियसली उनके बिजनेस पे ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस था। और ये जस्ट मतलब उनके नंबर्स पे भी यही दिखता है। FY20 अगर हम देखें तो पीवीआर का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3,400 करोड़ था और वही आइनॉक्स का ऑलमोस्ट 1,800 करोड़ था। FY21 में जब से उन्होंने पैंडेमिक के बाद नंबर्स डिक्लेयर करना स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द रेवेन्यू दोनों बिजनेसेस का वाइप आउट हो गया था। तो अगर देखा जाए तो पीवीआर का रेवेन्यू FY21 में सिर्फ 698 करोड़ था और आइनॉक्स का सिर्फ 148 करोड़ था। हाँ, सो ये जो ड्रॉप था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, ये इनके बिजनेस पे बहुत ही मेजर हुआ था। सो यही थिएटर इंडस्ट्री का एक इश्यू था जो कोविड पैंडेमिक की वजह से बहुत ही मैग्नीफाई हो गया एंड वी कैन सी कि उस टाइम पे OTT सब्सक्रिप्शंस वगैरह कितने बढ़ गए थे। सो ऑब्वियसली इवन आफ्टर द पैंडेमिक was over, अभी तक ओवर नहीं हुआ है, बट जैसे जैसे थिंग्स आर गोइंग टू ओपन अप, ये जो स्टिकीनेस थोड़ा सा जो OTT प्लेटफॉर्म ने बनाया है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होने वाला है बिकॉज बहुत सारे लोगों को अभी आदत हो गई है। लाइक पर्सनली स्पीकिंग, आई डोंट नो अबाउट यू प्रतीक, बट हम
अभी ओटीटीज के लिए काफी आदत हो गई है हमारी काफी हद तक। बट पर्सनली स्पीकिंग मेरे हिसाब से अभी भी सिनेमा में जाना, एक सिनेमा एक्सपीरियंस लेना, ये एक अभी भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं। आपका इस पे क्या एक एक्सपीरियंस रहा है? मोस्टली सिनेमास एक अलग ही एक्सपीरियंस हर एक मूवी को देता है, और जैसे जितना भी मूवी के अंदर जितना भी विजुअल इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स रहेगा, जो मूवी जितनी भी बड़ी ग्रैंड मूवी होगी, वो सिनेमा का एक्सपीरियंस ही उसको ट्रू वर्थ दे सकता है। पर अगर लेट्स से मूवी एक कंटेंट बेस्ड है या फिर स्टोरी में मेन फोकस है मूवी का, तो इट कैन डू वेल ऑन ओटीटी एज वेल। But let's say movies like RRR or let's say Spider-Man No Way Home, which are mostly visually appealing, can only be experienced in cinemas. So आपका personally क्या preference है, OTT या cinema halls? अगर if I think that there is a big movie and I need crowd cheering in that movie, like being a Marvel fan myself, so I'll prefer cinema theaters for Marvel movies. एंड आई थिंक कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है। ऑल्दो सिनेमा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड आई थिंक इट विल कंटिन्यू टू बी। कहीं ना कहीं लोग कुछ मूवीज के लिए प्रेफर करेंगे मूवीज जाना, लेकिन अब ओटीटी का जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सारे प्लेयर्स ने किया है, इनफैक्ट नेटफ्लिक्स ने भी रिसेंटली उनका मंथली प्राइसेस कम किया है फॉर सब्सक्रिप्शन। सो कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ओटीटी एंड सिनेमा हॉल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होते जा रहा है। आप एक मूवी में जितना आप पैसे खर्च कर रहे हो टू बाय वन टिकट, उसमें आपका एक मंथली सब्सक्रिप्शन फॉर अ प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स इजीली आ जाता है, और वही मंथली सब्सक्रिप्शन आप 2 या 3-4 लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो। करेक्ट। तो रीजन फॉर मर्जर अगर देखा जाए तो मेनली कोविड-19 एंड द ओटीटी एप्स वर द मेन रीजन। द मैनेजमेंट हैड सेड दैट द ओटीटी एप्स, मतलब जो कंपनीज है जो ओटीटी एप्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके पास बहुत ही डीप पॉकेट्स है, तो उन्हें उनके साथ कम्पीट करने थिएटर बिजनेस को उनके साथ कम्पीट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। और देखा जाए तो इंडिया में मोर देन 40 ओटीटी एप्स है, ऊपर से सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्सेस में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन, तो सिनेमा इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। या आई थिंक द मेन थिंग इज कि इनके कंपटीशन अगर हम बाकी थिएटर्स देखें तो अपार्ट फ्रॉम दैट द मेन थ्रेट टू देम इज ओटीटी नाउ, क्योंकि ये एक बहुत लोगों की हैबिट्स चेंज हो गई है पैंडेमिक की वजह से। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि ये इंडस्ट्री वापस सस्टेन करेगी या नहीं, बिकॉज लोगों का कंटेंट कंजम्पशन इतना बढ़ गया था ड्यूरिंग द पैंडेमिक। सो ऑब्वियसली दे हैव टू कम टुगेदर। एक आइनॉक्स और पीवीआर दोनों के पास एक कॉमन मोटिव था कि हमें एज एन इंडस्ट्री सर्वाइव करना है, एंड दैट इज अ मेन रीजन व्हाई दे वुड हैव थॉट ऑफ अ मर्जर। यस, और देखा जाए तो क्लोज टू 110 मूवीज ओटीटी पे रिलीज हुए हैं पिछले 2 साल में, which is quite a big threat if we अगर हमने देखा जाए तो। और जब इंडस्ट्री के टॉप 2 प्लेयर्स खुद ही मर्ज करते हैं, so that is actually a big threat. I mean, the threat they are considering is really dangerous. Yeah, so अगर हम बेनिफिट्स की भी बात करें इस मर्जर से, then the thing is कि एक 2 of the biggest players have come together now to become one entity. So obviously इनके पास बहुत सारे बार्गेनिंग पावर आएगी, नेगोशिएशन पावर आएगी, so they can have better terms. One more big effect is कि ad revenue जो होगा इनका, so obviously जो इनके clients होंगे जिनको ads करने हैं PVR के साथ, आइनॉक्स के साथ, उनको एक quite wide audience मिलेगी आगे चलते हुए। so ये एक बहुत बड़ा पॉइंट रहने वाला है ad revenues का भी इस कंपनी को, जो आगे जाके हेल्प करेगा। वही बार्गेनिंग पावर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और टिकट एग्रीगेटर्स लाइक पेटीएम और बुक माई शो के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं। और मेनली थिएटर्स के लिए अगर उन्हें ग्रो करना है तो उन्हें उनके स्क्रीन्स ग्रो करने होते हैं, क्योंकि कितना भी कर लो वो टिकट प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एक लिमिट के बाद पीपल वोंट एक्सेप्ट दोस टिकट प्राइसेस, एंड फूड एंड बेवरेजेस तो ऑलरेडी हाई रहते ही है। तो देखा जाए तो मोस्टली थिएटर नीड्स टू इंक्रीज देयर स्क्रीन्स। अगर पीवीआर का देखा जाए तो इट हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, और आइनॉक्स का जो प्रेजेंस है वो स्ट्रॉन्गली ईस्ट में है। तो इट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ द कंपनीज, बट एक कंपनी को आई थिंक ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। करेक्ट। आई थिंक हम अगर बैलेंस शीट की बात करें देन वी विल सी कि आइनॉक्स की बैलेंस शीट काफी हद तक स्टेबल है। उनके बैलेंस शीट में ज्यादा डेट भी नहीं था, इवन प्री पैंडेमिक एंड इवन आफ्टर, इवन राइट नाउ उन्होंने थोड़े से फंड रेजिंग किया है, बट स्टिल अगर हम लेवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर एक रिस्क
एज एन इन्वेस्टर देखे तो आइनॉक्स के बैलेंस शीट में रिस्क उतना ज्यादा नहीं था। यस, पीवीआर का अगर हमने प्री पैंडेमिक डेट भी देखा तो इट फील्स कि बिकॉज ऑफ द डेट ऑन द बैलेंस शीट पीवीआर सीम्स टू बी मोर एग्रेसिव इन देयर बिजनेस ऑपरेशंस। आइनॉक्स वाज फेयरली स्टेबल एज कंपेयर्ड टू पीवीआर। करेक्ट, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आइनॉक्स वुड हैव सस्टेन्ड रियली वेल इवन इफ दे वुड हैव नॉट गॉन फॉर द मर्जर। आई सर्टेनली फील कि पीवीआर को एक अच्छी बैलेंस शीट मिल गई है दैट दे विल नाउ मर्ज इनटू देयर ओन कंपनी। यस, और जो भी अभी आइनॉक्स का हमें जो डेट दिखता है, लेट्स से कि आइनॉक्स का डेट अभी बहुत बढ़ रहा है और पीवीआर का भी डेट नॉर्मल से ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए एक कुछ रीजन है जो आपको पता है? राइट। सो अगर हम डेट की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे स्क्रीन्स बढ़ाने का काम, बढ़ाने के प्लान्स किए थे which were there in place pre-pandemic. Yes. But ये बिजनेस ऐसा है कि the only way for it to grow is by increasing screens. Screens को बढ़ाना पड़ेगा, occupancy बढ़ सकती है, लेकिन occupancy will also be dependent on the product, which is the movies. So movies किस क्वालिटी की आएंगी, इसके ऊपर PVR या फिर आइनॉक्स का कोई कंट्रोल नहीं है. So obviously अगर आपको ग्रो होना है, then you have to increase screens. और अगर आपको screens बढ़ानी है, then you have to secure funding to try and add more and more screens. So, अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो ऑलमोस्ट कंबाइंड एंटिटीज का मार्केट कैप 16,000 करोड़ तक टच होता है। और जैसे कि हमने कहा, इफ वी वैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर्स अर्निंग्स लाइक FY21, इट वुड बी अनफेयर टू द कंपनीज एंड द वैल्यूएशन वोंट प्रेजेंट अ क्लियरर पिक्चर। बट FY19 में इंडस्ट्री के मैक्स रेवेन्यूज थे, मतलब दोनों कंपनीज के, तो उस हिसाब से अर्निंग्स के हिसाब से वैल्यूएशन किया जाए तो भी price multiple of 50 times earnings is quite high. It is quite high, and considering the fact कि इस इंडस्ट्री में थ्रेट्स इतने ज्यादा है, जो OTT का थ्रेट है, that is obviously huge, and the fact कि इनको ग्रोथ के लिए काफी it's not a easy business to scale. अगर मुझे कल जाके स्क्रीन्स बहुत बढ़ानी है, then it is not going to be cheap for me. Yes. So obviously ये hindrances है इस सेक्टर में जो काफी मेजर है. So taking this into account, price multiple of 50 seems a bit stretched. Yes, sure. और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी है कि कंपनीज को CCI अप्रूवल की जरूरत होगी भी या नहीं, तो उसके उसके बेसिस पे एक बहुत ही स्मार्ट मूव कंपनी के मैनेजमेंट ने प्ले किया है। करेक्ट। सो जो ये CCI का मूव था, इसमें बेसिकली CCI इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इनका एक मोटिव ये होता है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में कोई मेजर प्लेयर्स अगर साथ में आके मर्ज कर रहे हैं, then there is a chance कि आगे जाके कार्टेलाइजेशन होगा। एंड इफ कोई दो प्लेयर्स आके मर्ज होने के बाद अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस करे कस्टमर्स के साथ, जैसे अगर उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया, then that becomes very unfair on the customers. So CCI क्या करता है कि अगर आपका कोई मेजर मर्जर होने वाला है इंडस्ट्री के कोई मेजर प्लेयर्स में, then they ask for a review if the turnover and the profit exceeds a certain limit. लेकिन अब हुआ क्या है कि मार्च 21 में ये दोनों कंपनीज का जो रेवेन्यू था वो काफी डिप्रेस था, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। सो CCI का रिव्यू के एग्जम्पशंस में एक क्लॉज है कि अगर कंबाइंड रेवेन्यू कंपनीज का 1000 करोड़ से नीचे होगा, then they don't need a CCI review for it. So by doing this merger and timing this merger at a time जहां पर मार्च जस्ट खत्म हो रहा है, the company has done a very clever strategy. क्योंकि अगर यहाँ से अगर ये लेट हो जाता, then FY22 numbers would have been considered. I guess CCI का डेडलाइन 29 मार्च था और 27 को शायद मर्जर अनाउंस हुआ था. So it has been a very smart move by showing the FY21 depressed numbers. Both the companies have avoided that clause and announced their merger before the deadline. So as a shareholder in either of the companies, it seems कि अभी we'll have to see कि आगे चलते हुए जो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है. अभी जस्ट लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हुए, सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि आगे चलते हुए कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसे होगा. सो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग पार्ट टू सी, एंड गोइंग अहेड we'll have to see कि OTT का भी क्या इफेक्ट आता है इस इंडस्ट्री पे. एंड ये कंपनी एक बार मर्ज होने के बाद इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिंग फंडिंग या फिर इंक्रीजिंग स्क्रीन्स कैसे ग्रो करता है, दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट टू सी गोइंग अहेड. यस, तो वही हम ये भी देखेंगे कि द मर्जर वाज नेसेसरी फॉर PVR एज वेल एज आइनॉक्स, क्योंकि एज हम देख रहे हैं कि OTT इज अ बिग कंपटीशन. आगे जाके ये भी देखना है कि सिंगल स्क्रीन प्लेयर्स क्या करते हैं, जो दूसरे मल्टीप्लेक्सेस प्लेयर है जैसे कार्निवल और सिनेपोलिस, वो भी आगे जाके, क्योंकि अभी
ये combined entity more close to 50% of the market share. It has become Right. kind of a monopoly. Right. तो दोनों कंपनीज जैसे कार्निवल और सिनेमैक्स, मतलब सॉरी, कार्निवल एंड सिनेपोलिस, ये दोनों उनके अगेंस्ट क्या करते हैं वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. So that's a good note to end this podcast. I am sure कि आपको ये podcast भी पसंद आया होगा. इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड लेट अस नो कि और किन टॉपिक्स पे हम अगले पॉडकास्ट पे डिस्कशन करें. Yes. Thank you so much. Thank you.